हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत स्टडी 24। गाइस, आज का हमारा विषय है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण विश्लेषण हम एक ही वीडियो में करेंगे। गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आपको ना पता हो। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का विषय, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। ये अपनी समकालीन अन्य सभी सभ्यताओं से अधिक विकसित एवं उन्नत सभ्यता थी। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज एवं उत्खनन की शुरुआत कहाँ से हुई। आज से लगभग 80 से 85 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत कि मोंटगोमरी जिले के निवासियों को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वे अपने आसपास की ज़मीन में दबी जिन ईंटों का प्रयोग अपने मकानों के निर्माण में कर रहे हैं, वे कोई साधारण ईंटें नहीं हैं, बल्कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी और पूरी तरह से विकसित किसी सभ्यता के अवशेष हैं। 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहाँ से बनी बनाई ईंटें मिलीं, जिसे लोगों ने एक चमत्कार माना और उन ईंटों का प्रयोग घर बनाने में किया। उसके बाद 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा, परंतु उस समय इस विषय में कोई कार्य आगे नहीं बढ़ा। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान बर्टन बंधु जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, जो कि इस निर्माण कार्य में इंजीनियर थे, इन लोगों को खुदाई कार्य के दौरान कुछ ईंटें प्राप्त हुईं और इन्होंने इसकी सूचना सरकार को दी। इसके बाद 1856 में ही अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा स्थल का सर्वेक्षण किया। इसी क्रम में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इसके पश्चात 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा का उत्खनन किया गया और इस सभ्यता का पहला नगर हड़प्पा प्राप्त हुआ। इसी कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। खोज एवं उत्खनन क्या है? सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक अंग्रेज विद्वान ने हड़प्पा के टीले की खोज की तथा यहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त की, किंतु इस समय कोई उत्खनन कार्य नहीं हुआ और ना ही कोई कार्य आगे बढ़ा। 1853 से 1856 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस समय ब्रंटन बंधुओं जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन द्वारा प्रारंभ में कुछ ईंटें प्राप्त की गईं, किंतु पुनः इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। 1921 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के निर्देश पर दयाराम साहनी की अध्यक्षता में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। इससे पुरातत्व विभाग का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित हुआ। इस समय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा जाने वाला प्रारंभिक स्थल है। हड़प्पा की खोज के बाद से वर्तमान तक इस सभ्यता के लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं और अभी ये क्रम जारी है। बात करते हैं सिंधु सभ्यता के कालक्रम के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम के बारे में स्पष्ट एवं प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। इसका मुख्य कारण ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अलग अलग इतिहासकारों का इस विषय में अलग अलग मत है। रेडियो कार्बन विधि के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। जॉन मार्शल द्वारा 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना गया है। मैक्स मूलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना है, लेकिन सर्वमान्य जो है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, क्योंकि ये रेडियो कार्बन विधि के आधार पर ज्ञात किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल से तात्पर्य है कि
इस सभ्यता के लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। इनकी लिपि तो मिली है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और जैसे ही इस लिपि को पढ़ लिया जाएगा तो इसको ऐतिहासिक काल में रखा जाएगा और ये इतिहास बन जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा जाने वाला स्थल हड़प्पा है। इस कारण इसे हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य भी कई नाम हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति। चलिए देखते हैं इसका नाम। सबसे पहले जान लेते हैं इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम प्राप्त होने वाला स्थल हड़प्पा था, अतः इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इसे जब उत्खनन कार्य आगे बढ़ा तथा सभ्यता के कई स्थल प्राप्त हुए, तो ये देखा गया कि इस सभ्यता के अधिकांश स्थल जो थे वो सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास थे। अर्थात इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया, क्योंकि इसके अधिकांश स्थल जो थे वो सिंधु घाटी के, सिंधु नदी घाटी या फिर सिंधु नदी की जो सहायक नदियां थी उनके आसपास प्राप्त हो रहे थे। तो इतिहासकारों ने माना कि ये जो सभ्यता है ये सिर्फ सिंधु नदी के आसपास बसी हुई सभ्यता है, अतः इसका नाम उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता रखा। उसके बाद आता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसके पश्चात जब और स्थल प्राप्त हुए तो देखा गया कि ये स्थल सिर्फ सिंधु नदी के आसपास ही नहीं बल्कि प्राचीन सरस्वती नदी के आसपास अधिक थे, जो आज विलुप्त हो चुकी है। इसीलिए इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी रखा गया। कांस्य युगीन सभ्यता। इस सभ्यता में कांस्य का उपयोग भरपूर मात्रा में होता था। ये लोग कांस्य के उपयोग से भलीभांति परिचित थे, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति। सर्वप्रथम नगर इसी सभ्यता से प्राप्त हुए थे, अतः बेहतर नगर प्रणाली देखी गई, अर्थात इसे प्रथम नगरीय क्रांति का नाम भी दिया गया। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल एवं विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल एवं विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या है? आलमगीरपुर है। सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर है। सबसे उत्तरी स्थल मांदा है। सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है। देखते हैं इसका क्षेत्रफल। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा जम्मू के मांदा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने भगत राव तक और पश्चिम में मकरान समुद्र तट पर सुतका गेंडोर से लेकर पूरब में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मेरठ तक हैं। इसका आकार त्रिभुजाकार है और ये करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका विस्तार पूरब से पश्चिम में 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण में जो है वो 1400 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग क्षेत्रफल भी बताया है, लेकिन हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और 13 लाख वर्ग किलोमीटर ही मानेंगे। आप देख सकते हैं ये सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा, मांडा जम्मू कश्मीर उत्तरी सीमा, आलमगीरपुर मेरठ पूर्वी सीमा और दैमाबाद महाराष्ट्र जो है वो दक्षिणी सीमा। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम में ये 1600 किलोमीटर है। इस तरह से इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। मैप में देख सकते हैं आप, ये सारे हड़प्पन साइट्स हैं। ये इसका क्षेत्रफल विस्तार पूरी तरीक़ा से दे रखा है, आप देख सकते हैं मैप में। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता से। कुछ इतिहासकारों का मानना है
कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जो है वो मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता से हुई है। कुछ का मानना है कि मिस्र की सभ्यता से हुई है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये भारत की सोथी सभ्यता से इसका विकास हुआ है, कि इसका विकास कहीं बाहर से नहीं हुआ है बल्कि ये भारत के ही निवासी थे और ये भारत में ही विकसित हुई सभ्यता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता से हुआ है। इन्होंने विसरणवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विसरणवादी का अर्थ है कि एक सभ्यता अपने मूल स्थान पर विकसित न होकर बाहरी सभ्यताओं के मिश्रण अथवा स्थानांतरण से विकसित होना। विसरणवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, क्रैमर, डी कौशाम्बी तथा एच.डी. संकालिया हैं। इनके अनुसार दोनों सभ्यताओं में समानताएं हैं। जैसे कि इन्होंने दोनों सभ्यताओं में क्या क्या समानताएं बताई हैं, जैसे कि दोनों सभ्यताओं में पक्की ईंटों का प्रयोग होना, लिपि का ज्ञान, मिट्टी के बर्तनों के लिए चौक का प्रयोग करना, कृषि और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था, यानी कि दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं कृषि और व्यापार पर आधारित थीं। बैल की आकृति की मोहरें, किंतु ये विचारधारा तर्क संगत नहीं मानी गई क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच और भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के बीच कुछ मूलभूत अंतर भी पाए गए हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता की तुलना में 12 गुना अधिक क्षेत्र में विस्तृत है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना अधिक विस्तृत है। दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध थे तथा भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में था। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता है, जबकि मेसोपोटामिया एक अर्धनगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, यानी ग्रिड पद्धति में बसा हुआ शहर है, जबकि मेसोपोटामिया में सड़कें अव्यवस्थित पाई गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है, जबकि मेसोपोटामिया की लिपि कीलनुमा है। ये अनुमान नहीं है, कीलनुमा लिखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। मेसोपोटामिया में पुरोहितों का शासन था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहितों के शासन की कोई जानकारी नहीं मिलती है। सोथी सभ्यता से विकास। अमलानंद घोष तथा डी.पी. अग्रवाल जैसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सोथी सभ्यता का ही विस्तृत रूप है। सोथी सभ्यता की खोज अमलानंद घोष द्वारा 1953 ईस्वी में राजस्थान में की गई थी। सोथी सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और आगे चलकर इसी सभ्यता का नगरीकरण सिंधु सभ्यता के रूप में हुआ। सिंधु सभ्यता के उत्खनन स्थल। आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता के उत्खनन के बाद हमें कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए थे। सबसे पहला था हड़प्पा। खोज करता है दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की। उत्खननकर्ता जो हैं वो माधव स्वरूप वत्स हैं। 1923 में पूर्णतः इसका उत्खनन हुआ था। माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर 1946। स्थिति कहाँ स्थित है ये? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। मोंटगोमरी जिले का वर्तमान नाम क्या है? साहिवाल है। हड़प्पा में 6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कमरों वाला अन्नागार मिला है। ये अन्नागार नदी के निकट था तथा अन्नागार का मुख नदी की ओर खुलता था। नगर 2 भागों में बटा हुआ था, दुर्ग और पश्चिमी टीला। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर बने दुर्ग को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। जो दुर्ग है हड़प्पा में, उसको व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी थी। पश्चिमी भाग में मजदूर आवास मिले हैं, जिनमें श्रमिक लोग रहते थे। यानी जो दुर्ग है उसमें प्रशासक वर्ग रहते थे, और जो पश्चिमी भाग में मजदूर आवास मिले हैं उनमें श्रमिक लोग रहते थे। 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। एक लकड़ी की कब्र मिली है जिसे R37 नाम दिया गया है। मातृदेवी की मूर्ति, लिंग पूजा के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं।
पकी हुई ईंटों के प्रमाण तथा जल निकासी के प्रमाण, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मनुष्य की मूर्ति, अभिलेख वाली मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। तांबे की इक्का गाड़ी, पुजारी की पत्थर की मूर्ति, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र। उसके बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। खोज करता है रखाल दास बनर्जी, सन 1922। स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित। अन्य नाम क्या है इसके? प्रेतों का टीला, सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा। विशेषताएं: मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसे जॉन मार्शल ने विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य कहा है। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला था, जिसको जॉन मार्शल ने विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य भी कहा है। पशुपति महादेव की मोहर मिली है। दाढ़ी वाले साधु की पत्थर की मूर्ति मिली है। आप देख सकते हैं ये दाढ़ी वाले साधु की पत्थर की मूर्ति मिली है। सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। गले हुए तांबे का ढेर, विशाल सभा भवन, पुरोहित आवास एवं महाविद्यालय के प्रमाण, विशाल स्नानागार, हर घर में कुएं एवं स्नानागार के साक्ष्य, चिमनी के साथ घोड़े के दांत के अवशेष, यानी चिमनी के साक्ष्य भी मिले हैं और घोड़े के दांत के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सर्वाधिक मात्रा में मोहरें ये वर्गाकार तथा सेल खड़ी से बनी हुई थीं। 10 मीटर चौड़ा राजपथ, 10 मीटर चौड़ा राजपथ भी मिला है। मलेरिया के सर्वाधिक बाढ़ आने के साक्ष्य, यहाँ मलेरिया के और बाढ़ आने के साक्ष्य भी मिले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, मोहनजोदड़ो जो था वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था। भूमध्य प्रजाति के सर्वाधिक लोग यहाँ मिले हैं। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ये देख सकते हैं आप कांस्य की नर्तकी की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके बाद आता है लोथल। इसका नाम क्या दिया गया है? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। लोथल के जो अन्य नाम हैं वो क्या हैं? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। खोज करता है रंगनाथ राव, 1953। लोथल की खोज कब हुई? 1953 में रंगनाथ राव द्वारा की गई। स्थिति गुजरात में खंभात की खाड़ी के नज़दीक भोगबा नदी के किनारे। पूर्वी और पश्चिमी टीले के रूप में नगरीय विभाजन नहीं मिलता है। जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों में पूर्वी और पश्चिमी नगर के रूप में बटा हुआ नगरीय विभाजन है, लेकिन लोथल में ऐसा नहीं मिलता है। मानव निर्मित बंदरगाह, बाजरे तथा चावल के साक्ष्य, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। शतरंज का खेल, उस जमाने में भी लोग शतरंज खेलते थे। शतरंज के खेल के साक्ष्य भी मिले हैं। फारस की एक मोहर मिली है। एक साथ 20 समाधियां मिली हैं, इसीलिए इसे मुर्दों का नगर भी कहते हैं। यहाँ एक साथ 20 समाधियां प्राप्त हुई हैं। युग्म समाधियों के साक्ष्य, यहाँ युग्म समाधियां भी मिली हैं, मतलब एक साथ 2 लोगों को दफनाया गया है, इसीलिए यहाँ सती प्रथा के संकेत भी मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना, आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य, मनका बनाने का कारखाना, कपड़े का रंगाई कुंड, मिस्र की मम्मी का मॉडल, 2 राक्षसों के चित्र वाली मोहर जो फारस के साथ संबंध को दर्शाती है, यानी ये फारस के साथ संबंध को दर्शाती है। गोरिल्ला और 12 सिंघा के चित्र वाली मोहरें, एक बर्तन पर चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी को दर्शाते हुए चित्र मिले हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी को दर्शाते हुए चित्र कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। इसके बाद आता है धौलावीरा। खोज करता है जगपति जोशी। धौलावीरा की खोज करता है जगपति जोशी, 1967। विस्तृत उत्खनन किया था R.S. विष्ट ने। स्थिति गुजरात में कच्छ की खाड़ी के बीच मासर एवं मनहर नदियों के मध्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का
दूसरा बड़ा स्थल जो है वो धौलावीरा है। धौलावीरा में पत्थर से बना हुआ एक जलकुंड मिला है, जो सेल स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण है। त्रिस्तरीय नगर योजना केवल धौलावीरा से मिली है। पत्थर पर चमकीला पॉलिश, घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष एवं भव्य इमारत के अवशेष। इसके बाद आता है कालीबंगा। खोज करता है अमलानंद घोष 1953। अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। उत्खनन करता कौन है? बी के थापर। 1960 उत्खनन हुआ था बी के थापर के द्वारा 1960 ईस्वी में। स्थिति राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर। यहाँ से प्राप्त हुई चीज़ें हैं 7 हवन कुंड मिले हैं यहाँ से, ऊंट की हड्डियाँ, जुते हुए खेत का साक्ष्य, लकड़ी का हल, चना तथा सरसों की फसल, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य, लकड़ी की पाइप, मेसोपोटामिया की मोहरों के समरूप बेलनाकार मोहरें, चन्हूदड़ों। इसके बाद देखते हैं चन्हूदड़ों। खोज करता है एन गोपाल मजूमदार 1931। दोबारा उत्खनन हुआ था अर्नेस्ट मैकी के द्वारा 1935 से 1936 के बीच। चन्हूदड़ों पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर 4000 से 1700 ईसा पूर्व तक जीवन माना गया है। चन्हूदड़ों में क्या है? 4000 से 1700 ईसा पूर्व तक जीवन माना गया है। इस स्थान को इंद्रगोप मनकों के निर्माण के स्थल के रूप में माना जाता है। चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद झूकर नामक ग्रामीण एवं कृषि संस्कृति के विकास का साक्ष्य मिलता है। मनके बनाने का कारखाना मिलता है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये मिला है चन्हूदड़ों से। लिपस्टिक और कंघे का साक्ष्य। 4 पहियों वाली गाड़ी। एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। अब तक जो ईंटें मिलती थी वो वर्गाकार आयताकार होती थी, लेकिन चन्हूदड़ो एक ऐसा स्थान है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। मिट्टी की एक मुद्रा पर 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन। वर्गाकार मुद्रा पर 2 नग्न नारियों का अंकन जो हाथ में एक ध्वज पकड़े हैं तथा दोनों के बीच से पीपल की पत्तियां निकल रही हैं। मिट्टी की मोर की एक आकृति। किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। यानी चन्हूदड़ो में जो है वो किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है, वहाँ पर शायद जनता का शासन था। इसके बाद आता है बनवाली। खोजकर्ता RS विष्ट 1974। स्थिति हरियाणा के हिसार जिले में। बनवाली में जल निकास प्रणाली का अभाव मिला है। बाकी जो दूसरे हड़प्पन साइट्स हैं वहाँ पर एक बेहतर जल निकास प्रणाली मिली है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जल निकास प्रणाली का अभाव है। सड़कें ना तो सीधी हैं और ना एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। एक मकान में धावन पात्र भी लगा हुआ है। एक मकान में धावन पात्र यानी वॉश बेसिन भी लगा हुआ मिला है। मिट्टी का बना हल खिलौने के रूप में मिला है। जौ के दाने के साक्ष्य, पक्की मिट्टी से निर्मित मोहरों के साक्ष्य, तांबे की कुल्हाड़ी। इसके बाद आता है राखी गढ़ी। खोजकर्ता अमरेंद्र नाथ 1997। स्थिति हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के शुष्क क्षेत्र में राखी गढ़ी से हड़प्पा तथा परिपक्व हड़प्पा दोनों कालों के प्रमाण मिले हैं। सॉरी, ये मिसप्रिंट है। राखी गढ़ी से प्राक हड़प्पा तथा परिपक्व हड़प्पा दोनों कालों के प्रमाण मिले हैं। विशेषताएं: मातृदेवी अंकित एक लघु मुद्रा प्राप्त हुई है। मातृदेवी अंकित एक लघु मुद्रा प्राप्त हुई है। महत्वपूर्ण स्मारक एवं पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें दुर्ग प्राचीर, तंबू युक्त बीथिका या मंडप, जिसके पास में पारस में कोठरियां भी बनी हैं। ऊंचे चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिकाएं। उसके बाद आता है मांडा।
खोजकर्ता जेपी जोशी और मधुबाला 1982 में। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। सिंधु की सहायक चिनाब नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ से चूड़ियाँ, पकी मिट्टी की भट्टियाँ, चित्रकारी वाले बर्तन के टुकड़े तथा श्रृंग पत्थर प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर, खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1958। आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 में हुई थी। उत्तर प्रदेश, मेरठ जिला, हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल। हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर है। स्थिति यमुना नदी की सहायक हिंडन नदी पर स्थित ये स्थल सैंधव सभ्यता की अंतिम अवस्था को सूचित करता है। इस स्थल से जो है सैंधव सभ्यता की अंतिम अवस्था के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मनके एवं पिंड मिले हैं। रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरी के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आता है सूतका गैंडोर, पश्चिम बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान। खोजकर्ता ऑरेल स्टाइन। ये स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दाश्क नदी के किनारे है। ये हड़प्पा संस्कृति की पश्चिमी सुदूर बस्ती है। यहाँ से हड़प्पा की परिपक्व अवस्था के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः ये समुद्र तट पर स्थित एक बंदरगाह था। यहाँ से मनुष्य की अस्थि राख से भरा कलश मिला है। यहाँ से जो है वो मनुष्य की अस्थियों की राख से भरा कलश मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी से बनी चूड़ियाँ, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ एवं बर्तनों के अवशेष मिले हैं। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर बसाया गया था। सुरकोटड़ा, कच्छ, गुजरात। कहाँ स्थित है? कच्छ, गुजरात। खोजकर्ता जगपति जोशी 1964। यहाँ से नियमित आवास के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरा नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। इसके दुर्ग में 9 कमरों वाला एक विशाल भवन मिला है। दुर्ग के उत्तर पश्चिम में ही समाधि क्षेत्र मिला है। ये शवाधान की नई विधि को दर्शाता है। यहाँ से 4 कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें एक कब्र पत्थर की पट्टिका से ढकी हुई थी। सुरकोटड़ा से ही घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। 2000 ईसा पूर्व के माने गए हैं। जो घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं वो 2000 ईसा पूर्व के माने गए हैं। इसके बाद आता है दैमाबाद। खोजकर्ता बीपी बोपर्दीकर, महाराष्ट्र, अहमदनगर। सबसे दक्षिणी स्थल। ये स्थल गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। दैमाबाद कहाँ स्थित है? प्रवरा नदी के तट पर। उत्खनन एमएन देशपांडे एवं एसआर राव द्वारा किया गया। दैमाबाद में घर वर्गाकार, आयताकार तथा वृत्ताकार भी मिले हैं। दीवारें मिट्टी की बनी हैं। टोटीदार नली वाले तल पर काली डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। एक कुत्ते व कुबड़ वाले सांड की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तांबे की 4 वस्तुएं मिली हैं। रथ चलाता हुआ मनुष्य, यानी रथ चलाते हुए मनुष्य की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ये देखिए, ये मूर्ति जो है प्राप्त हुई है। सांड, गैंडे और हाथी की आकृतियां जो ठोस धातु की बनी हैं। बस्तियों के बीच शवाधान मिले हैं, जिनके पैर दक्षिण की ओर और सिर उत्तर की ओर मिले हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो हैं वो गुजरात से प्राप्त हुए हैं। इसके सर्वाधिक स्थल हमें गुजरात से प्राप्त हुए हैं। गुजरात में रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। चन्हूदड़ों से तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है। बलूचिस्तान के नौसारों से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। नौसारों से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि उस समय में भी स्त्रियां जो हैं वो श्रृंगार किया करती थी। उत्खनन में स्त्रियों की सर्वाधिक मूर्तियां मिलने से ये स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज मात्र सत्तात्मक था। उस समय का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थीं, जिनकी पुष्टि मानव के अस्थि पंजरों के रूप में प्राप्त अवशेषों के अन्वेषण से हुई है। ये प्रजातियां कौन कौन सी थीं? भूमध्य सागरीय, जो कि सर्वाधिक लोग थे वो भूमध्य सागरीय थे। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, अल्पाइन, मंगोलाइड। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी, पशुपति तथा वृषभ की पूजा के साक्ष्य
मिले हैं। जो सर्वाधिक पूजे जाते थे वो मातृदेवी और पशुपति ही थे। मोहनजोदड़ो से पशुपति की एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा एवं पैरों की तरफ 2 हिरणों के चित्र अंकित हैं। आप देख सकते हैं ये पशुपतिनाथ अंकित मोहर मिली है। इसमें आप देख सकते हैं हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण सभी जानवर जो हैं उनकी कृति उकेरी गई है। मोहनजोदड़ो से ही एक सींग वाले बैल की मूर्ति प्राप्त हुई जो वृषभ पूजा को दर्शाती है। हड़प्पा सभ्यता में लोगों को इन फसलों का ज्ञान था जैसे कि गेहूं, धान, कपास, सरसों, राई, मटर तथा तिल। सिंधु सभ्यता के लोगों को गाय, बैल, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बाघ, बारहसिंगा, ऊंट इत्यादि के बारे में जानकारी थी। मोहनजोदड़ो में सबसे प्रमुख पशु एक सींग वाला बैल था। जो सबसे प्रमुख पशु माना गया है हड़प्पा सभ्यता में वो क्या था? एक सींग वाला बैल। उत्खनन के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता में कपड़ा उद्योग, मनका उद्योग, सीप उद्योग आदि प्रचलित थे। इन लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। इस काल से तांबा और कांस्य के तो प्रमाण मिले हैं लेकिन लोहे के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी। बर्तनों के निर्माण में मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था और काले रंग से पुष्पाकार ज्यामितीय संरचनाएं बनाई जाती थीं। मिस्र की ममी का मॉडल गुजरात से प्राप्त हुआ है जो मिस्र की सबसे बड़ी विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता से 2500 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इनमें से सर्वाधिक 1200 मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें वर्गाकार हैं। इन पर लिपि व पशु दोनों का चित्रण है। सर्वाधिक अभिलेखित मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। यानी सर्वाधिक मोहरें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं लेकिन अभिलेख वाली सर्वाधिक मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। अभिलेख वाली सर्वाधिक मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा मिट्टी, गोमेद, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मुख्यतः सेलखड़ी से बनी हुई थीं। इसके अलावा मिट्टी, गोमेद, रोजा और चर्ट आदि से बनी हुई मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक संख्या में मोहरें वर्गाकार थीं। सिंधु घाटी सभ्यता की लगभग प्रत्येक मोहर पर कुछ न कुछ अंकन होता था। यह अंकन लिपि, पशु, पक्षी, पेड़, पौधों के रूप में होता था। आयताकार मोहरें प्रायः साधारण होती थीं। हड़प्पा से प्राप्त अधिकांश मोहरों पर एक सींग वाले बैल को दर्शाया गया है। कुछ मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ को भी दर्शाया गया है। किसी भी मोहर पर गाय, ऊंट, घोड़ा अथवा शेर की आकृति नहीं मिली है। यानी इन पशुओं की आकृति जो है वो किसी भी मोहर पर प्राप्त नहीं हुई है। कौन कौन? गाय, ऊंट, घोड़ा और शेर। व्यापार के लिए जल मार्ग एवं स्थल मार्ग दोनों प्रचलित थे। लोथल से मिट्टी की नौका के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कुल 64 मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है। इसमें कुल 250 से 400 अक्षर प्राप्त हुए हैं। आप देख सकते हैं ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि है। इस तरह के अक्षरों का प्रयोग लिखावट में किया जाता था। अक्षरों में अंग्रेजी भाषा के यू आकार का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। आप देख सकते हैं यू आकार का कितनी बार प्रयोग हुआ है। यू आकार का अधिकतम बार यू आकार का ही प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी जगह पर यू आकार दर्शाया गया है। इस लिपि को लिखने का ढंग बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं और फिर दाएं से बाएं लिखा जाता है। इस लिपि को कैसे लिखा जाता है? पहले दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं। चित्र में मछली तथा बैल के चित्र का सर्वाधिक बार इस्तेमाल हुआ है। मछली और बैल का चित्र सर्वाधिक बार इस्तेमाल किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में जान लेते हैं। आर्यों का आक्रमण। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे आर्यों का आक्रमण एक बड़ा कारण है। मार्टिन व्हीलर ने इस सभ्यता के अंत का कारण
आर्यों के आक्रमण को ही माना है। उन्होंने ऋग्वेद का प्रमाण प्रस्तुत किया है। ऋग्वेद में वर्णित शहर हरयूपीय को उन्होंने हड़प्पा माना है तथा ऋग्वेद में इंद्र को किलों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनका मानना था कि आर्य लोग इस प्रदेश में आए और उनके आक्रमण के द्वारा इस सभ्यता का विनाश हुआ, परंतु ये धारणा सर्वमान्य नहीं है और तर्क संगत भी नहीं लगती है, क्योंकि आक्रमण के कोई साक्ष्य प्राप्त ही नहीं हुए हैं। अगर आक्रमण हुआ होता तो उसके कोई साक्ष्य भी प्राप्त होते। बाढ़ दूसरा कारण माना गया है, जो वो बाढ़ है। इसके मानने वाले कौन कौन हैं? जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एसआर राव। इन लोगों ने हड़प्पा के विनाश का कारण बाढ़ को माना है। उसके बाद है मलेरिया यानी संक्रामक रोग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों में मलेरिया के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से जो नर कंकाल मिले हैं उनमें मलेरिया के साक्ष्य भी मिले हैं। उसके बाद आता है जलवायु परिवर्तन। ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष। ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष जैसे इतिहासकारों ने जलवायु परिवर्तन इस सभ्यता के अंत का कारण माना है। एक कारण इसका जनसंख्या वृद्धि भी माना गया है, जो कि टी.एस. लैम्ब्रिक द्वारा माना गया है। अमलानंद घोष का मानना है कि नदी मार्ग में परिवर्तन हुआ होगा और ये सभ्यता इस तरह से विलुप्त हुई होगी। जॉन मार्शल का मानना है प्रशासनिक लापरवाही इसका कारण रही होगी। जॉर्ज डेल्स का मानना है कि विवर्तनिक हलचल यानी भूकंपों के द्वारा इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। हड़प्पा सभ्यता का अंत कब और कैसे हुआ, इस विषय में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। इस सभ्यता के पतन के विषय में निश्चित साक्ष्यों के अभाव में विद्वानों द्वारा अलग अलग प्रकार के अनुमान लगाए गए हैं, परंतु इतनी बड़ी सभ्यता का अंत किसी एक कारण से नहीं हुआ होगा। संभवतः इसके कई कारण रहे होंगे। संक्रामक रोग, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, भूकंप इत्यादि इसके कई कारण रहे होंगे जिससे कि इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। तो ये था हमारा आज का विषय, सिंधु घाटी सभ्यता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।